था या फर्स्ट या सेकंड, जो आपके 2 देखे थे मैंने। अच्छा। वो देखे। तो अच्छा लगा आपके जवाब आप जैसे दे रहे थे, और किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं आप, गाइडलाइंस जो देते हैं आप ना, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था जी। कि अब एक तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन आजकल बहुत आ रहा है, यूट्यूब चैनल से ही देखो ना आप, कि पिछले जन्म की यात्रा करवा देते हैं वो लोग। तो ऐसा है कि साइंस वाकई ही है, ये पूछना चाहिए मैं तो, कि ये जो दिखाते हैं, कई बने हुए हैं ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं पैरा मेडिकल उसके साइंस के, और उसमें ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, और परियों से काम वो करवाना, और ये चीजें इसमें मुझे ऑफर किया था उन्होंने रेकी के लिए। मैं जब बहुत बीमार रहती थी तो वहां पर गई थी, मैं कुछ वो लेकर आई थी, पिरामिड्स वगैरह लेकर आई थी। एक इंस्टीट्यूट है राजौरी गार्डन में जी। तो वहां गई थी मैं, नेहरू मार्केट में। तो एक सरदार जी हैं, पता नहीं क्या है, पगड़ी सी बांधते थे, उनका प्रोग्राम आता था टीवी पे, मैंने देखा, एड्रेस देखा, सुजोग नहीं, बहुत चीजें, उसका मतलब मेन जो उनका सुजोग पर आता है। तो वहां मैं तो अपने हिसाब से गई थी, मैं पूछूंगी उनसे पैरामेडिकल है, अगर मेडिकल में समझ नहीं आ रहा तो पैरामेडिकल में देखें। तो उन्होंने मुझे उल्टा ऑफर कर दिया कि आप रेकी सीखिए, आपको रेकी सीखनी चाहिए। अब उस वक्त तो मैं खुद ही परेशान थी, मैंने कहा मैं सीखूं या मेरे इलाज पहले करूं, प्रॉब्लम भी आ गई थी इस वक्त, तो मैंने उस वक्त तो ध्यान नहीं दिया। खैर, तो रेकी का मैंने सुना था कि तरंगों से जैसे भेजते हैं और पेशेंट को ठीक करने के लिए, और कई चीजें मेंटली और फिजिकली करने के लिए। और ये मेरे नाना जी बहुत पहले करते थे, मुझे मम्मी ने बताया था कि तरंगों से जो है वो, जैसे कोई एबनॉर्मल केस है या कुछ है, बिगड़ जाता है, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो उसे वो शांत कर देते थे। आपको भी पता होगा ये सब, क्योंकि वो मुझे पता चला था, वो तृप्ति मैम का बेटा भी बहुत ज्यादा उखड़ गया था पूर्णिमा पे ना। तो ये यहाँ तक तो मुझे पता है कि तरंग विज्ञान के द्वारा जो है, तरंगों के द्वारा हम शरीर की तरंगों अपने ऑरा से दूसरे के ऑरा को, लेकिन ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो बताते हैं कि वो लोग कोमा में ले जाते हैं या जो भी है, जो भी उनका सिस्टम है, तो उसमें फिर पिछले जन्म की यात्रा करवाते हैं और कहते हैं कि उससे कई केसेस ठीक भी करते हैं। अब तो मेडिकल साइंस में भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से वो, मेडिकल साइंस ने तो हिप्नोटिज्म एक्सेप्ट कर लिया कि हिप्नोटिज्म में ले जाके करके और उसमें उसको इलाज कर देते हैं। और ये जो पैरामेडिकल वाले हैं वो कहते हैं कि पास्ट लाइफ में ले जाकर, कई लोगों के क्वेश्चन होता है ना कि हम इतने दुख क्यों झेल रहे हैं या कुछ है, तो पास्ट लाइफ में ले जाकर जो है वो उनको वो चीज दिखा देते हैं या कुछ है, और उसका वो इलाज कर देते हैं। क्या ये संभव है, वाकई ही है ये? आपने जो शुरुआत जहाँ से की थी, आपने शुरुआत की थी कि यूट्यूब पर उस पर जो लोग दिखाते हैं, हाँ, सब करते हैं। हाँ, नहीं देखा है मैंने ये। नहीं, हाँ, कोई बात। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने घर में खाना बनाया है ना, हलवा बनाया, पूड़ी बनाई, सब्जी, सब कुछ बनाया, तो एक तो आपके सम्मुख बैठा के आपने परोसा और हमने खाया, या हमने परोसा और आपने खाया, तो सबकी तृप्ति भी हुई, आपको चीज़ पदार्थ वो प्राप्त भी हुआ। और एक यही मैं भोग आपका यूट्यूब पर लगवा दूँ कि ये पूड़ी, ये हलवा और ये गोलगप्पे, तो आपको देखने में सब अच्छा लगेगा, लेकिन क्या उससे आपकी तृप्ति हो सकेगी? एक बात ये इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ें पैदा हो गई हैं जिन्होंने सिर्फ लोगों को ठगने के लिए इस तरह की चीज़ों को प्रारंभ कर दिया है। ज़्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूँ कि उनका उद्देश्य कोई लेना देना नहीं है, और कई बार वो और गलत करते हैं। आपने वो सुना था जो साधारण रूप से पुरानी फिल्मों में भी दिखाते थे, उसमें भी कि एक कोई अनाड़ी डॉक्टर था, उसके पेट में कैंची छोड़ दी, हाँ, किसी के कुछ सामान है ना, ऐसा मतलब उसमें दिखाते थे। तो इसमें एक दुर्भाग्य ये होता है कि कई बार ये आदमी को खुला छोड़ देते हैं। ये थोड़ी बहुत टेक्निक जानते भी हैं, कई बार कुछ बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, और कभी कभी आदमी के खुला छोड़ देते हैं उसको, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो इस जोन से तो उसकी बॉडी माइंड सोल
रवाना हो चुकी होती है और उस जोन से उसका कनेक्शन हो नहीं पाता, या वहाँ कनेक्शन हो जाता है तो इस जोन में वापस नहीं ला पाते, या वापस भी ले आते हैं तो कुछ चीज़ें भी साथ में वापस आ जाती हैं। सबसे मूल प्रश्न आपका ये है कि क्या ये विद्याएं होती हैं? तो मेरा उत्तर है हाँ, मेरा उत्तर है हाँ, बिल्कुल होती हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, पूर्व जन्म की यात्रा पर जाया जा सकता है। हमने अभी भारत में थोड़ा कम किया, विदेशों में हमने इसको किया काफ़ी। क्योंकि कारण क्या है, पास्ट लाइफ में या जितने भी ये क्रियाएं हैं इनमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो पिछले जन्म की स्मृतियों में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये बहुत सारे विषय हैं। क्या पिछले जन्म की स्मृतियां हमारे साथ हमारी आत्मा में संचित होती हैं? तो मैं कहूँगा हाँ। ऐसा समझिए कि आपने एक मोबाइल खरीदा और एक सिम कनेक्शन भी लिया। आपने उस सिम कनेक्शन में 10-20 मोबाइल नंबर अपने फीड कर लिए, सेव कर लिए, फिर उसके बाद आप अमेरिका चली गई या कहीं दूसरे देश चली गई, या आपने उस फ़ोन को उठाकर रख दिया, कुछ और इंस्ट्रूमेंट से आप काम करने लगी। 4 साल बाद अब बाहर से वापस आई, विदेश से वापस आई, अपने काम से फारिग हुई और आपको लगा कि मुझे ये डिवाइस भी चेक करनी चाहिए, यूज़ करना चाहिए। तो उसमें जो सिम कार्ड है उसका जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे जो भी कंपनियां होती है, एयरटेल है, आइडिया, वो उसके सिग्नल तो नहीं आ रहे होंगे, लेकिन उस सिम कार्ड में जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर, SMS, इंफॉर्मेशन सेव किए हैं वो फ़ोन का हैंडसेट रिफ्लेक्ट करेगा उसको। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आपने उसमें कोई चीज़ सेव की है तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा हैंडसेट में डलने के बाद। अब ये आत्मा तो है सिम और हैंडसेट है आपका शरीर। जब अगेन रूप से जब भी आपकी आत्मा एक नए हैंडसेट में जाती है, एक नए बॉडी में प्रविष्ट होती है, तो पुरानी स्मृतियों का लेखा जोखा साथ लेकर चलती है। उनकी स्मृतियों का जो पुरानी मेमोरीज हैं उनको साथ लेकर चलती है, क्योंकि आत्मा कभी तो मरती नहीं है। वो प्रोग्रामिंग जो चीज़ें उसने देखी हैं, जो उसने अनुभव किए हैं, वो उसके साथ सदा सर्वदा उसके साथ रहने वाले हैं। अब इसमें एक समस्या ये आती है कि क्या, अब जैसे हमने, मुझे याद आता है वो फ्रांस की लेडी थी शायद, या मेडागास्कर की थी। तो ये मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, 2011 की रही होंगी, लगभग 11-12 की, मॉरिशस आश्रम की बात बता रहा हूँ। तो उसको जब उसने कहा कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन को करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत अच्छे पद पर अभी भी है वो। तो हमने उसका वो किया। वो करने के बाद जब वो लौट कर वापस आई और वो स्मृति बहुत उसको रहा, तो उसके बाद उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। उसका पश्चाताप ये हुआ कि उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या थी, क्योंकि इसमें कई जन्मों की यात्रा हो जाती है, कई बार एक जन्म नहीं कई जन्मों की यात्रा, और बीच में जो गैप्स रहे हैं, अगर आप पिछले 600 सालों में सिर्फ 3 बार पैदा हुए हैं तो बीच में 30-30, 40-40 साल के गैप भी हैं। तो उस आत्मा ने संचरण किया, जिसको हम भूत प्रेत और बहुत सारे योनियों में भटकना कहते हैं। वो दृष्टि भी उसने देखे, कुछ ऐसे दृश्य जो उसे नहीं देखने चाहिए थे, कुछ ऐसे अनुभव जो उसे नहीं करने चाहिए थे। अब वो उसमें उसने देखा कि किसी चर्च में कहीं वो नन है और वहाँ मिशनरीज में उसके साथ कुछ दुराचार होता है, और वहाँ के जो प्रीस्ट हैं, वहाँ के जो वो धर्माधिकारी हैं, वो उसका शोषण करते हैं। वो उसकी स्मृतियों में है। फिर उसने देखा कि एक व्यक्ति जिसका उसने जब वो पुरुष रूप में है, क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, जब वो पुरुष रूप में है तो एक स्त्री का वो मर्डर करती है, मार देती है जला करके, उसको मार देता है जला करके। और उस समय पुरुष थी वो जिसे वो जलाकर मारता है, वो इस जन्म में उसका पति है। तो आप समझ से देखिए, वो स्त्री बन करके पैदा हुई और वो पुरुष जो था वो ये स्त्री बन के पैदा हुई, वो पुरुष बन के पैदा हुआ। अब इस जन्म में वो, तब वो उसका पति था, वो पत्नी थी, इस जन्म में ये उसकी पत्नी है और वो उसका पति है। अब ये रिग्रेट उसके मन में जो बैठा, उसने उसको बड़ा विखंडित किया, उसे संभालने में बड़ा समय लगा हमें। उसके बाद उसकी कई सारी हमें सिटिंग और क्लासेस देनी पड़ी, उसको बहुत नॉर्मल करना पड़ा, क्योंकि फिर स्मृति बहुत, अभी तो हम जो हमारी इस जन्म की स्मृतियां हैं, क्या हम वो सारी ही याद रखना चाहेंगे? क्या हम उन्हें याद रखना चाहिए? नहीं रख पाते हैं हम, नहीं रखना चाहिए हमें। और दिमाग का सिस्टम एक ऐसा है कि प्रतिदिन जैसे ही हम निद्रा में जाते हैं या थोड़ी देर के लिए होते हैं, दिमाग पुरानी सारी मेमोरीज को इरेज कर देता है, उसको डिलीट मार देता है, उसे खत्म कर देता है। अगर सिर्फ 1 वर्ष की ही सारी स्मृतियां पूर्ण रूपेण आपके मस्तिष्क के प्रकोष्ठ में संचित और स्वस्थ रह सकें, तो मनुष्य पागल होने के कगार पर पहुंच जाएगा। सिर्फ 1 वर्ष की, और अगर इस जन्म की ही सारी रह जाएं, तो आदमी को संभालना बड़ा मुश्किल है।
ये बड़ी गहरी, बड़े मन की कीमिया है। तो क्या इसमें करना, उसके बाद ये होता है कि आपको पता चलता है कि जो आपका नौकर है वो तो आपका पति था। क्योंकि हम अगेन 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 एक और इसमें बड़ा मैकेनिज्म है परमात्मा के जगत में, हम बहुत सारे लोग प्राय 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 उन्हीं लोगों से संबद्ध होते चले जाते हैं जिन लोगों से बहुत सारे जन्मों में हम कभी न कभी रहे होते हैं, मिले जुले होते हैं और बहुत तरह के संस्कारों में और कामों में रहते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत सी चीज़ों को ठीक भी करती है। ये तो इसको कुछ माइनस पॉइंट्स हैं जिस वजह से हमारे मन में भय बैठ जाता है या डर बैठ जाता है या हमें खराब लगने लगता है, लेकिन इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं। तो हम इस जन्म की स्मृतियों को, ये जो हमारे समाज में व्यसन बढ़े हैं, लोग शराब पीते हैं, लोग और कुछ बहुत सारी चीज़ों को ऐसा खाते पीते हैं, कुछ करते हैं, वो इन स्मृतियों को भूलना ही तो चाहते हैं। वो उस कहते हैं ना गम गलत कर रहे हैं, गम गलत नहीं, जो कुछ ऐसे अनुभव हो गए हैं दिनचर्या में जो नहीं होने चाहिए थे, उनको व्यक्ति विस्मृत करना चाहता है, तो उसे भूलना चाहता है, और वो इसलिए शराब पी करके बेसुध हो जाता, अपने होश में नहीं रहता, तो उसे याद नहीं रहती चीज़ें, वो थोड़ा सा ठीक लगता है उसको। तो ये याद ना रखने, एक तो कुदरती सिस्टम है, फिर भी आदमी उसके बाद भी ये चाहता है कि मैं जब तक जगा हुआ हूँ, सोने में तो निद्रा में जाकर के माइंड इसको इरेज करता ही करता है, लेकिन वो जीते जागते भी सोचता है कि मैं जब 12 बजे सोऊंगा या 11 बजे सोऊंगा और 6 बजे से 12 बजे तक मेरी स्मृतियों के साथ नहीं रह सकता, तो 6 घंटे के लिए खुद को भूलने के लिए फिर वो नशे का व्यसन का सहारा लेना प्रारंभ करता है। लेकिन हिप्नोटिज्म की ऐसी गहरी क्रियाएं हैं, ऐसे सम्मोहन के ऐसे गहरे प्रयोग हैं, जिन प्रयोगों को करने के बाद किसी भी आत्मा को कुछ, उसमें बहुत सी चीज़ें सहायक और मददगार होती हैं, जिसमें कुछ सुगंध हैं, कुछ प्रकाश की चीज़ें हैं, कुछ मंत्र भी हैं, कुछ कमांड्स भी हैं। जो अच्छे मास्टर्स हैं वो बहुत सारी विधियों का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को उसकी यात्रा पर ले जा सकते हैं, और उस यात्रा में उसके जीवन में जो पिछले जन्म के कुछ सिंचित पाप हैं या बुरे कर्म हैं, उनसे उसको मुक्त भी कराया जा सकता है, और बहुत से रोगों का भी समाधान कराया जा सकता है। तो ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, लेकिन इसमें बहुत चुनिंदा लोग हैं जो ठीक से इसको कर पाते हैं। जो YouTube पर भीड़ है या बाकी जगह भीड़ है, ज़्यादातर लोगों को उसमें ठीक से ज्ञान नहीं है। मेरे पास ऐसे कई केस आए हैं कि उन्होंने उसको खोल तो दिया, मतलब उसकी यात्रा पर तो ले गए, लेकिन बीच में से फिर वो झटका जर्क लग गया उसको। एक घटना मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़े आचार्य हुए, वो एक ऐसा मेडिटेशन कर रहे हैं जिसमें शरीर और आत्मा के प्रयोग पर काम कर रहे हैं वो। तो शरीर उनका पेड़ के नीचे है और आत्मा उनकी वृक्ष पर बैठी है। उन्होंने उसको बाहर किया। बहुत बड़े संबुद्ध रहस्य ऋषि की बात बता रहा हूँ, बहुत वेल नोन मास्टर हैं। तो थोड़ी प्रक्रिया लंबी हो गई। सुबह जैसे 3 बजे उन्होंने शुरू किया जंगल में जाकर, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास तक वो वापस नहीं आ पाए और थोड़ा किसी प्रोसेस में थे। तो वहाँ से दूध बेचने वाली एक लेडी जा रही है जो गाय का दूध निकाल करके बेचने जा रही है पास के गांव में। उसे लगा कि कोई आदमी पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा है, या पता नहीं इसको क्या हो गया है। जाके उसने फटाक से 2-3 छींटे मारे मुंह पर पानी के और उनके सिर पर हाथ फेरा, तो वो इतने झटके से आत्मा प्रविष्ट हुई शरीर में कि जो पूरी दाढ़ी और बाल काले थे वो सारे सफ़ेद हो गए, सारे सफ़ेद हो गए। और जब वो आचार्य, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, जब वो वापस आश्रम में पहुंचे तो उनके दरवाजे से भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उनके जो चौकीदार, उन्हें पहचान नहीं पाए कि अभी एक आदमी कल शाम तक बिल्कुल काले बाल और सब कुछ है, और एकदम आज सवेरे होते ही ये सारा आदमी सफ़ेद बालों के साथ कैसे प्रविष्ट हो रहा है। तो हमने प्रोसेस किया, जो हमने प्रक्रिया की, उस प्रक्रिया के बाद जो स्मृतियां रह गई, क्या उन स्मृतियों के साथ हम फिर अपने जीवन को सामान्य ढंग से जी सकते हैं? ये एक गहरा क्वेश्चन मार्क है, बड़ा गहरा प्रश्न चिन्ह है ये, क्योंकि उसके बाद हम सामान्य नहीं रह जाते, प्राय सामान्य नहीं रह जाते। क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा होता है, इस प्रोसेस के बाद बहुत सारी स्मृतियां आपकी स्मृति बोध में रह जाती हैं। और स्मृति सिर्फ ऐसे ही नहीं रहती कि किसी चीज़ के साथ रहती हो। स्मृति बोध के अपने गहरे विज्ञान हैं, अपनी गहरी कीमियाज हैं। स्मृति हमारी सुगंध के साथ, हमारे टच के साथ, हमारे परिवेश के साथ, हमारे वायुमंडल के साथ, ध्वनि के साथ, सामानों के साथ, व्यक्तियों के साथ और परिस्थितियों के साथ, आवाज़ों के साथ, इन सब के साथ कोरिलेट करती है स्मृति। अब आप देखें, अगर जो कुत्तों की कुछ नस्लें जो प्रयोग की जाती हैं
चीज़ों को फाइंड करने में एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा व्यवस्था में आज भी कुत्ते ही इस्तेमाल होते हैं पूरी दुनिया में। कोई मशीन ऐसी नहीं बनी जो ब्रीफ केस को, सूट केस को सूंघ कर बता दे कि इसमें कोई मादक पदार्थ रखा है या इसमें बम रखा हुआ है। कुत्ता ही सूंघ कर बताता है उसको, वो उसकी स्मृति बहुत में वो चीज़ चिपकी हुई है। कुत्ता जब तक जिंदा है, 20 साल उम्र अधिकतम मानी गई है कुत्ते की, 20 वर्ष तक उसे अपने बचपन की 1 महीने की स्मृति 20 वर्ष तक रहती है, सुगंध के आधार पर। मनुष्य में भी गहरे अंतरतल में, अवचेतन मन में ऐसे गहरे तत्व हैं जिनसे वो अपनी स्मृतियों के साथ कोरिलेट करता है। आप देखिए बहुत सी बातें आपको बचपन की याद आ जाएंगी जब उसका संबंध बनेगा उस पर्टिकुलर स्मृति के साथ। कोई चीज़ आपने पिछले 40 सालों में नहीं खाई और 10 साल की उम्र में कोई चीज़ आपने कभी कहीं खाई थी, तो आप जैसे ही वो चीज़ 40 साल बाद आपके सामने आएगी, आप कहेंगे अरे हम गाँव में गए थे नानी जी के यहाँ, उन्होंने ऐसे वाली चीज़ पकौड़ा ये वाला उनके यहाँ खाया था, ये वाला अचार वो 15 साल पहले हमने वहाँ खाया था, वो मुरादाबाद में ट्रेन स्टेशन पर रुकी थी, वहाँ जो हमने वो मूंग की दाल खाई थी वो वैसी लग रही है ये। तो ये कोरिलेशंस हैं स्मृति के। तो इसमें मैंने ये देखा है अपने अनुभव में, अभी कुछ साल से हमने भी बंद किया हुआ है भारत में, फिर इसमें और भी दिक्कतें शुरू हो गई हैं, क्योंकि इसमें जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं आपको बहुत सारे चक्रास को, बहुत सारे व्यक्ति के अंगों को, शरीर को थोड़ा टच भी करना पड़ता है। तो अब तो हम तो विदेश में भी जब करते थे तो कैमरास लगा करके और पुलिस वालों को बुला करके उनकी उसमें ही करते थे, क्योंकि व्यवस्था कानून कुछ और बन गए हैं और ये क्रियाएं कुछ और है। एक जो गायनिक डॉक्टर है, जब वो प्रसूता स्त्री जाती, प्रसूत के लिए जाती है अस्पताल में, तो उसको एनेस्थीसिया दे करके डॉक्टर क्या कुछ करते हैं कि सारा कुछ ऑपरेशन करते हैं, बच्चे का जन्म होता है। हम उसे कभी गलत नहीं समझते, लेकिन कोई संबुद्ध रहस्यदर्शी, कोई ग्रेट मास्टर अगर किसी प्रक्रिया को, किसी ढंग से किसी काम को कर रहा होता है, उसे तुरंत हम ये सोचते हैं कि आदमी गलत है, या ये गलत दृष्टि से, ये गलत नियत से शायद हमें ऐसे इसने हाथ लगाया या हमें देखा या ये किया। ये बहुत बड़ा दोष हमारे समाज में पैदा हो गया। लेकिन वो आचार्य भी जो ग्रेट मास्टर है, उसके मन में ये बोध आता ही नहीं है कि ये स्त्री है कि पुरुष है। जहन में ये प्रश्न ही नहीं आएगा कि जेंडर खत्म हो जाता है आदमी का। बुद्ध बैठे हैं एक प्रवचन, कहीं एक झाड़ के नीचे बैठे हुए मेडिटेशन कर रहे हैं, एक वहां से कोई भाग करके जाता है। थोड़ी देर बाद 4-5 लड़के, आदमी जिनके हाथ में शराब की बोतल है, वो पीछे पीछे भागे जा रहे हैं शोर मचाते हुए। उनको हिला करके पूछते हैं कि आप यहाँ बैठे हो, आपने कोई लड़की इधर से जाती हुई देखी है? हम किसी वैश्य को हायर करके लाए थे, हमारा कोई झगड़ा हो गया तो भाग गई है, आपने जाते हुए देखा? उन्होंने कहा कोई गया तो है, अब वो स्त्री है कि पुरुष है ये मेरे को ख्याल नहीं है, क्योंकि स्त्री और पुरुष तो मैं जब 8 साल पहले राजमहल को त्याग कर चला वहीं छोड़ आया था महल में। हाँ कोई तो गया तो है कि वो निर्वस्त्र, बोले मुझे तो अब वस्त्र और निर्वस्त्र कुछ नजर ही नहीं आता। गया तो कोई जरूर है इधर से, लेकिन मुझे कोई ख्याल नहीं है कि उसने कपड़े पहने कि नहीं पहने। ये तो हमारी चेतनता की बातें हैं जो हमें चीज़ों को समझाती है और बुझाती हैं। लेकिन जो अच्छे ग्रेट मास्टर्स हैं वो कभी भी किसी स्त्री और पुरुष को इस तरह से कभी इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। लेकिन हमारे मनों में जो गंदगी भरी है, हम खुद एक्चुअली उस तरह की चीज़ों में हम हमेशा सोचते हैं, और हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि काश अगर हमें ऐसा अवसर कभी मिला तो हम ये करेंगे। अगर हमें कोई स्त्री ऐसी मिली कि जिसको हमें टच करना पड़ा तो हम अपनी वासना की अतृप्त इच्छाओं को पूरा करेंगे, ये सोचते हैं वो। तो वो सोचते हैं कि कोई ग्रेट मास्टर भी यही कर रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि उसकी करुणा और उसका भाव कैसा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि अब कई सारे लोग हमारे यहाँ, कुछ तो दागी थे भी, कुछ अनायास भी प्रताड़ित हुए, जो आज जेलों में हैं इसी चक्कर में बेचारे को। आप बताइए, आप एक आदमी को ले जा रहे हैं उसको ठीक कराने के लिए, क्यों ले जा रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है। आप जिस थेरेपी में बिलीव करते हैं उसी में ले जाइए ना। आपको अगर इस पराविद्या में जो पैरा नॉर्म्स की आपने बात की, पैरा मेडिकल की आपने बात की, और जो हमारी पराविज्ञान की चीज़ें हैं जो विज्ञान से परे हैं, एक्चुअली उसके नाम से ही पता चलता है कि बियॉन्ड द साइंस, तो जो साइंस की पकड़ में ही नहीं आ रहा, जब आप उसमें बिलीव कर रहे हैं तो आपको फिर ये चीज़ें सोचनी चाहिए। तो ये इस करके लोगों ने इन चीज़ों को कम किया है। लेकिन पहली बात तो ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, ये डिस्टेंस से नहीं हो सकता, ये प्रत्यक्ष हो सकता है, उपस्थिति में किया जा सकता है, व्यक्ति के साथ किया जा सकता है, और 2 से 3 घंटे लगते हैं। इसमें जिस प्रक्रिया से आप व्यक्ति को सम्मोहन की प्रक्रिया में ले जाते हैं, उसी क्रमशः और धीमी और अनवरत गति से उसको वापस बोध की स्थिति में लाना पड़ता है। अगर कहीं भी जर्क आ गया तो आपके पागल होने की संभावनाएं हो जाती हैं, व्यक्ति के विक्षिप्त होने की संभावनाएं हो जाती हैं। बहुत सारे ग्रेट मास्टर्स भी ऐसे बहुत सारे प्रयोगों में विक्षिप्त हो गए हैं, पागल हो गए हैं। रामकृष्ण परमहंस जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे समाज में है, ऐसे सिद्ध महापुरुषों में। उनको तो डिक्लेयर मेडिकल साइंस ने तो बिल्कुल पागल ही करार कर दिया था उनको।
लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ प्रक्रियाएं करते हुए काली माता के साथ जो उनके संबंध थे, जो उनके प्रत्यक्ष दर्शन थे, उसमें करते हुए कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिनमें थोड़ा सा बैलेंस नहीं बन पाया, तो वो ऐसी हरकतें करने लगते थे कभी कभी जिसको लगता था कि ये अबनॉर्मल हैं। या ये आपके जो साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा, उनके साथ भी तो लोग उनको पत्थर मारते थे, और वो भी डंडा लेकर के और पत्थर मारते हुए और गाली देते हुए उसके घर तक छोड़ के आते थे। जो शिरडी वाले साईं बाबा हैं उनके साथ भी तो इस तरह की घटनाएं ग्रैंड मास्टर्स के साथ घटती हैं। जब सतोरियां होती हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं हमारे मन की, जब हम इस आत्मा का एक परागमन करते हैं जीवित शरीर के साथ। इसमें परकाया प्रवेश भी होता है। परकाया प्रवेश में जो आदि शंकराचार्य हैं उनका शास्त्रार्थ होता है मंडन मिश्र के साथ, और मंडन मिश्र की जो पत्नी हैं, मंडन मिश्र की पत्नी जब वो मंडन मिश्र को हरा देते हैं, और बड़ा अच्छा एक वहाँ प्रसंग चलता है। मंडन मिश्र की पत्नी बहुत विदुषी हैं, बहुत विद्वान हैं, माया, और वो उनसे कहती है कि आज की जज तुम हो। मंडन मिश्र जाने माने विद्वान हैं, और आदि शंकराचार्य उनके, ये 2000 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, उनका शास्त्रार्थ शुरू होता है। सभी चीज़ों में आदि शंकर उनको पराजित करते चले जाते हैं। तो पत्नी जज हैं, दोनों के गले में मालाएं पड़ी हुई हैं। वो कहते हैं कि आज के बाद अगर आपने मुझे पराजित किया, मंडन मिश्र भी बहुत विद्वान थे, तो मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, और आदिशंकर कहते हैं अगर मैं पराजित होता तो मैं आपका शिष्य। ऐसे करके शास्त्रार्थ पहले होते थे। जज बनाई गई उनकी पत्नी मंडन मिश्र की। शास्त्रार्थ चल रहा है, कोई भी नहीं हार रहा है। इसी बीच में वो जज जो हैं वो कहती हैं उनकी पत्नी मंडन मिश्र की कि अपने पति को क्या आप हार गए हैं। तो कहते हैं कि आपको कैसे पता चला? बोला आपके गले में जो फूलों की, ताज़ा फूलों की माला थी, मुरझा गई है। आप, इसका मतलब शास्त्रार्थ करते करते आपके मन में क्रोध आ रहा है, आपके मन में विद्वेष आ रहा है, आप इनसे ईर्ष्या और घृणा कर रहे हैं, जिसके ताप से फूल पूरे मुरझा गए हैं। और आदि शंकर के गले में पड़ी हुई माला के पुष्प पूरी तरह नए, ताजे और खिले हुए हैं। दोनों मालाएं मैंने बनाई हैं, एक ही फूलों से बनी हैं। ये फर्क है दोनों का। और वहाँ वो पराजय भी स्वीकार करते हैं सारी। फिर वो मंडन मिश्र की पत्नी, वो खुद विदुषी हैं, वो कहते हैं आप मुझे हराइए। वो फिर शास्त्रार्थ का नया पक्ष शुरू होता है, और वहाँ फिर इस तरह के वो कुछ प्रश्न पूछती हैं जो बहुत गोपनीय प्रश्न हैं, और वो एक तरह से हमारे जो पति पत्नी के संबंध होते हैं उस तरह के प्रश्न पूछती है आदि शंकर से। आदि शंकर बाल ब्रह्मचारी हैं, उनको उसका कोई अनुभव नहीं है, तो उनसे 1 महीने का समय लेते हैं, और 1 महीने का समय लेकर के वनगमन को जाते हैं। सच्ची घटना है ये, आदि शंकराचार्य सौंदर्य लहरी में इसका वर्णन है। तो वो 1 महीने के लिए जब वहाँ वनगमन पर जाते हैं और समय लेते हैं कि मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता, तो कहते हैं आप मुझे हार महसूस मानिए। कहते हैं हार मानूंगा, 1 महीने बाद मैं लौटकर आपको उत्तर दूंगा। तो वो वन में जहाँ जा रहे हैं, वहाँ उस जो हमारा मगध प्रदेश है, वहाँ का जो राजा है, वो एक शिकार में करते करते, किसी संघर्ष में करते करते, वहाँ वो मृत्यु को उपलब्ध है, मरा हुआ पड़ा है। उसके शरीर को चुनते हैं, आपने पढ़ी होगी ये कहानी। उसके शरीर को चुनते हैं और अपनी आत्मा को उसके शरीर में प्रविष्ट करते हैं, और अपने शरीर को एक बहुत बड़े एक खोल में, एक लौकी का खोल होता है, उसमें करके पेड़ पर स्थापित करते हैं, और 1 महीने के लिए फिर राजा के रूप में उस राज्य दरबार में पहुंचते हैं। तो उनके फिर वो राजा के रूप में उस अपनी या रानी के साथ वो अनुभव लेते हैं। उन अनुभवों को लेकर के फिर वो वापस पहुंचते हैं मंडन मिश्र की पत्नी के पास, और उनको शास्त्रार्थ में उन प्रश्नों को उत्तर देते हैं जो अंतरंग प्रश्न हैं, जो पति पत्नी के संबंधों के बीच के प्रश्न, बीच के अनुभव होते हैं। फिर वो कहती है कि हाँ आप संबुद्ध गुरु हैं। तो ये इस तरह की, तो परकाया प्रवेश भी एक बड़ी, देखिए अभी तक तो सिर्फ आप ही की काया के साथ काम चल रहा था, अभी ये भी है कि आपकी काया में से आपके आत्मा को तो बाहर कर दिया जाए, और आपकी शरीर में किसी विभिन्न आत्मा को प्रविष्ट कर दिया जाए। ये बड़ा गहरा, बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि इस पर कुछ आया हुआ है, हाँ। है ना, इस पर कुछ सवार है, या ये तो आदमी, उसकी आवाज बदल जाती है, सब हो जाता है वो। हाँ, तो वो कभी कभी तो ये सचेष्ट होता है, और कभी कभी ये सचेष्ट मतलब आप जानबूझ के इसको करते हैं, और कभी एक्सीडेंटल होता है। ऐसा समझिए, कभी तो आपने अपना फोन का ब्लूटूथ ऑन किया संस्कृति के फोन से कोई फाइल ट्रांसफर करने के लिए, कभी ऐसा हुआ कि आप उससे ऑफ करना भूल गई ब्लूटूथ को, और वो कहीं से वायरस पकड़ लिया उसमें जाते हुए, या ऑफिस में या कहीं, और फिर आपकी फाइल भी उसमें डैमेज हो गई। तो कभी कभी ये भी होता है इसमें। तो ये परकाया प्रवेश भी मैंने को एक सीढ़ी और आगे की आपको बताई, ये सब संभव है। लेकिन ये बड़े गहरे गुरुओं के मार्गदर्शन में, बड़े अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में, और बहुत ही संबुद्ध रहस्यदर्शी ही इसको कर सकते हैं। ये बड़ी गहरी बात है, और बड़े गहरे ढंग से ही संपन्न होती है, साधारण बात नहीं है। साधारण लोग इसको नहीं कर सकते हैं, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपका जाना तो बहुत आसान है। अगर ठीक से वापस नहीं ला पाए आपको,
आपने अभिमन्यु वाली कहानी सुनी ना, उसने जो अपनी माता के गर्भ में चक्रव्यूह को तोड़ने की कला सीखी, लेकिन जब वो अंतिम द्वार पर पहुंचने वाला था, उसकी माता को नींद आ गई। वहां वो फिर इसी वजह से मृत्यु हुई अभिमन्यु की, वरना अभिमन्यु मरने वाले नहीं थे। तो ऐसा हो जाता है कि आपको पास्ट लाइफ कराते कराते व्यक्ति अगर सो गया, तो मतलब बहुत गहरी कीमियाज हैं इसमें, तो बड़े तरह के दोष लगते हैं। अगर आपने उसको जगाया तो वो जहां सोया था वहां से नहीं जगेगा, वो यहां से जगेगा। सोया है 1612 में और जाग रहा है 2022 में, इस सारा बीच का इरेज हो जाएगा सारा का सारा, या कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा। तो ये बड़ी गहरी एक विद्या है। आपको जब आप एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क यूज करते हैं मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ, तो उसमें लिखा हुआ होता है उसके इंस्ट्रक्शंस में कि जब इसकी फाइल ट्रांसफर हो रही हो तो इसको प्लीज मूव ना करें, इसे घुमाएं नहीं, उठाएं हिलाएं नहीं इसको। एक जरा सी निर्जीव चीज, एक जो आदमी ने मैकेनिज्म के थ्रू बनाई है, मशीन है, उस पर फर्क आ जाता है। तो सचेतन मनुष्य पर नहीं आएगा, एनलाइटेंड मनुष्य पर नहीं आएगा, जो चेतना के साथ जुड़ा है उस पर नहीं आएगा। ये गहरी बात है। और कोई इसमें कोई प्रति प्रश्न है आपका? हाँ, प्रश्न व्यक्तिगत है नहीं, इससे संबंधित तो कोई और प्रश्न? संबंधित तो वही है कि ये फिर इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं। हाँ, एक चीज और रह गई। रूस में एक वैज्ञानिक हुए हैं क्रिलिन, उन्होंने एक फोटोग्राफी का आविष्कार किया जो क्रिलिन फोटोग्राफी के नाम से ही मशहूर है। और उसमें आप व्यक्ति के सारे चक्रास का, सारे ओराज की फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। ये सारा अवेलेबल है, फोटो खींचा जा सकता है और आदमी के आने वाले कई वर्षों तक ये बताया जा सकता है कि उसको क्या रोग हो सकते हैं, क्या रोग नहीं हो सकते हैं, इस समय उसके शरीर में क्या रोग हैं, अगले 5 साल बाद कौन सा रोग उसने हो जाने वाला है। ये क्रिलिन फोटोग्राफी से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। पूरा पूर्णतः वैज्ञानिक है ये। इसके कैमराज हैं, हमारे भारत में भी ये प्रैक्टिस काम करती है। अच्छा, आपने बताया कि जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में के लिए जो भी कार्यक्रम जो भी किया जाता है, जी, प्रक्रिया जो है उसमें चक्रास को देखना पड़ता है जी, है ना। तो मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि इसमें मेन जो काम होता है, जो हमारे डीप में मूलाधार चक्र का ज्यादा काम होता है इसमें। जो हमारे पिछले जन्मों की स्मृतियां हैं, जो हमारी इस शरीर में आई हैं, तो वो हमारे कौन से चक्र में होती है? एक प्रॉपर चक्र होता है उसका कि उसमें वो समाहित होती है। सातों चक्र हमारे काम करते हैं, सातों के सातों चक्र काम करते हैं। नहीं, मैं सुनिए मेरी बात, मैंने कहा सातों के सातों चक्र काम करते हैं, लेकिन अधिकतम संचय उसका मूलाधार में और स्वादिष्ठान में होता है। स्वादिष्ठान, क्योंकि इन्हीं 2 चक्रों का प्रयोग हम अपने जीवंत शरीर में अधिकतम करते भी हैं। साधारण रूप से जो मनुष्य हैं वासना में ही तो ज्यादा गिरे रहते हैं। हम अपने जीवन में अगर कोई व्यक्ति 40 साल व्यस्क के रूप में बिताता है, या 50 साल व्यस्क, 20 साल का व्यस्क हुआ और 70 साल की उम्र हुई, तो 50 वर्षों में 25-30 साल की अवधि तो उसके किसी न किसी रूप में वासनाग्रस्ती रहता है। वो वासनाएं दैहिक भी होती हैं, ऐहिक भी होती है, सांसारिक भी होती हैं, सामाजिक भी होती हैं, आर्थिक भी होती हैं, मानसिक भी होती हैं, पारिवारिक भी, बहुत तरह की होती हैं। तो उन सब की पूर्ति के लिए तो मन में रखता है ज्यादा विचार, तो उस चक्र पर अधिक स्पंदन होने से, अधिक प्रभाव जाने से उसकी स्मृतियां तीव्र होती हैं और वहां संचय ज्यादा होने लगता है। तो अब इसमें जो हमारा सहस्त्रार क्राउन चक्र के बाद हमारा जो है आज्ञा चक्र के बाद हमारा कंठ चक्र, फिर हमारा हृदय चक्र, फिर हमारा स्वादिष्ठान में मणिपुर चक्र, फिर मूलाधार चक्र, 7 चक्र होकर इस तरह से आप नीचे तक जाते हैं। तो इन 7 चक्रों में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है उस सबको देखना पड़ता है। वो जरूरी नहीं है कि आप करें ही, लेकिन कभी कभी किसी चक्र को हाथ भी लगाना पड़ता है। अब जो हमारा मूलाधार चक्र है वो हमारे सेक्स सेंटर के पास होता है। एक्चुअली सेक्स सेंटर के एंड में ही उसकी अवस्थाना होती है। तो अगर आप किसी को नाभि के नीचे हाथ लगा रहे हैं या टच कर रहे हैं या उसे किसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं तो वो गलत माना जाता है नैतिक रूप से। ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि एक सीरियल आता था देवों के देव महादेव जी, उसमें कुछ चीजें बताई थी कि शिव और पार्वती जो अलग थे और जब वो मैरिज होती है उनकी, तो कुछ भैरव भैरवी वो प्रक्रिया करते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र, ठीक है ना, विज्ञान भैरव तंत्र। तो एक गुफा सी उसमें दिखाई थी। मैंने तो सीरियल देखा, लेकिन उससे एक मन में वो प्रश्न जागा था। उसमें क्या वो दिखाते हैं कि जो पार्वती के ही सारे मुंड हैं जिनकी माला वो पहनते हैं, तो वो पार्वती को देते हैं। वो जब पूछती है, उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है,
तो उसमें उसमें कुछ उन्होंने प्रक्रिया की, तो पार्वती को जब पता चलता है कि ये सब मैं ही हूँ, जो भटकती हुई आत्माएं भी जो दिख रही हैं उस गुफा में जो भी है, तो वो उन सबका शमन वो करती हैं अपने अंदर। तो वो भी कोई प्रक्रिया है कि जी। सभी अपने पिछले जन्म की जितनी भी इच्छाओं को की अतृप्त इच्छाओं से युक्त जो प्रेतात्माएं हैं हमारी से जुड़ी हुई, पिछले जन्मों से जुड़ी हुई हमारी, तो उसका जो है हम अपने अंदर ही शमन कर सकते हैं उस प्रक्रिया के माध्यम से। और सीरियल लगभग उन्होंने मणिपुर चक्र के आसपास या उनका शमन किया है, उन्होंने जो दिखाया था उसमें। जी। अब सीरियल वाले तो कैसे बनाते हैं उन पर बहुत मुझे भरोसा नहीं है, हाँ। और वो बहुत सी चीज़ों में कल्पना जगत लगा करके दूसरे खराब भी कर ठीक देते है, हैं। लेकिन सूत्र देखिए, अगर कोई आग लगी, कहीं धुआं उठाया तो आग जरूर लगी होगी, अगर कोई बात आई है तो उसका मूल जरूर कहीं रहा होगा। तो विज्ञान भैरव तंत्र में जो शिव सूत्र है, जो शिव और पार्वती का अंतरंग संवाद है, तंत्र का पूरा विज्ञान वहीं से खड़ा हुआ है। एक्चुअली पूरी तंत्र की व्यवस्थाएं वहीं से खड़ी होती हैं। और उसमें जो विज्ञान भैरव तंत्र के जो 64 प्रकार की योगिनी रही हैं पार्वती के स्वरूपों में, और 64 योगिनियां अलग अलग स्वरूपों में शिव का वर्ण करती हैं अलग अलग जन्मों में। तो उसमें कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, कुछ करने जैसी प्रक्रियाएं हैं, कुछ नहीं करने जैसी प्रक्रियाएं हैं। वो सब हमारी आत्मा में ही संचित होती हैं। उनको हम हर बार एक नई गुत्थी निकाल करके उसको सुलझाते जाते हैं। जैसे पैरामीशियम और अमीबा, अगर जो बायोलॉजी के लोग हैं वो जानते होंगे, वो स्त्री पुरुष एक ही होता है। पैरामीशियम और अमीबा एक समय के बाद उसका एक हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है, फिर उसमें स्त्री पुरुष पैदा हो जाते हैं, फिर वो नए जीवन का जन्म होता है, उसे अलग जाना नहीं होता। तो हमारी जो आत्मा के संसर्ग हैं गहरे अर्थों में, ये भी हमारे एक मूल स्वरूप की ही खोज करते हैं, और हम अपने पूरे जीवन उस अदर हाफ को ही ढूंढते रहते हैं जो कभी लाखों साल पहले, हजारों साल पहले टूटकर हमसे अलग हो गया था। द अदर हाफ, उसकी खोज पूरा जीवन की यात्रा है। और वो जो हम खोजते हैं कुछ कब कुछ रिजेंबल मिलता है, फिर लगता है नहीं ही इज नॉट कंप्लीट मैन, शी इज नॉट कंप्लीट लेडी। वो वही बात है, वो कहीं जो अधूरापन है वो पीछा करता रहता। तो ये जो आपने बात की विज्ञान भैरव तंत्र की, ये बड़ा गहरा विज्ञान है। इस पर हम कुछ सीरीज बनाएंगे अपने यहाँ। उसका ये देखेंगे कि सोशल मीडिया पर कितना डाला जा सकता है, कितना समझाया जा सकता है, संकेत के रूप में उतना ही बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। ये सब प्रत्यक्ष की विद्याएं हैं सामने। और इसमें यह भी देखा जाता है कि कौन है पात्र जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति, मैं कहता कुछ और हूं, समझते वो अपने मन से हैं, अपने अर्थ अपने दिमाग से लगाते हैं उस चीज का। बुद्ध कहते हैं कि मैं भी तुम जैसा, इस लेवल पे कह रहे हैं कि जब मैं एनलाइटेंड हो सकता हूं, जब मैं ईश्वर को उपलब्ध हो सकता हूं, तुम क्यों नहीं हो सकते। और सामने बैठी हुई जनता सोच रही है कि भी हम जैसे, हम मेरे में कोई फर्क ही नहीं है। वो उनको कुछ और बात कहना चाह रहे हैं, वो कुछ और समझ रहे हैं। तो मुश्किल इसमें ये हो जाती है। तो इसमें ये नहीं पता होता अज्ञात लोगों का कि कौन हमें देख रहा है, कैसे ले रहा है उस बात को। इसलिए इसमें कुछ सीमाएं हैं और कुछ चीज़ें हैं, तो वो उस लेवल तक बताई जा सकती हैं। लेकिन जब आदमी प्रत्यक्ष होता है तो पूरा स्कैन हो जाता है, पता चल जाता है ये आदमी कैसा है, इसका हृदय कितना शुद्ध है, आत्मा कितनी प्योर है, ये आदमी कुछ गलत उद्देश्य तो नहीं है, इसका कुछ गलत मन तो नहीं है। फिर उस बात को समझाया, सिखाया, बताया जा सकता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव